आज हम बात करेंगे मानव भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता या क्षेत्रीय विविधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन और एरियल डाइवर्सिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि भूगोल में सबसे पहले क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना को स्पष्ट रूप से प्रसिद्ध जर्मनी भूगोलवेत्ता हैटनर ने समझाया था। उन्होंने भूगोल को क्षेत्रीय विज्ञान या कोरोलॉजिकल साइंस माना था और बताया था कि भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों का अध्ययन है और ये क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसी प्रकार से फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता वाइडल डी ला ब्लाश ने भी क्षेत्रीय विभिन्नता के सिद्धांत को ही मान्यता दी थी। उन्होंने भी भूगोल को स्थानिक विज्ञान या क्षेत्रीय विज्ञान माना था। इसी तरीके से 20वीं शताब्दी के मध्य या उत्तरार्ध में यूरोपीय और अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं ने भी भौगोलिक अध्ययनों में क्षेत्रीय विभिन्नता के सिद्धांत को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना था। तो हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय विभिन्नता का सिद्धांत है वो भूगोल में आप कह सकते हैं कि भूगोल का मूल विषय वस्तु है। भूगोल मानव जगत या मानव ग्रह के रूप में भूतल के परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन एवं व्याख्या करता है, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर अलग अलग होते हैं। जो मानव भूगोल है उसके अंतर्गत हम मानव समूहों का और पर्यावरण के मध्य क्या सहसंबंध है, क्या इनके ये क्रियाएं करते हैं अर्थात अंतःक्रियाएं, और इन अंतःक्रियाओं और संबंधों के कारण जो सांस्कृतिक भूदृश्य उत्पन्न होते हैं या बनते हैं उनका अध्ययन या उनकी व्याख्या करना मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अगर हम देखें तो भूतल पर भी जो पर्यावरण है अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भौतिक वातावरण है या भूगोल के जो भौतिक तथ्य हैं जिनमें हम कह सकते हैं उच्छावच है, जलवायु है, जलवायु के विभिन्न तत्व हैं, तापमान है, वायु दाब है, वर्षा है, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा या मिट्टी, जल, जीव जंतु, इनके वितरण में भी विषमता और विभिन्नता पाई जाती है। हम देखते हैं कि पृथ्वी का जो तल है, ऊपरी तल, वो भी अत्यधिक विषम है। कहीं पर पृथ्वी तल पर ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं तो कहीं पर समतल मैदानी भाग, कहीं पर गहरी गहरी घाटियां हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो तल है वो सब जगह या एक जैसा नहीं है, अर्थात उसकी जो धरातलीय बनावट है वो एक जैसी नहीं है। अगर हम उदाहरण ले लें, राजस्थान का उदाहरण ले लेते हैं या भारत का उदाहरण ले लेते हैं। हम सबसे पहले राजस्थान का उदाहरण ले लेते हैं। तो राजस्थान में एक तरफ मध्य में अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसके पश्चिम में थार का मरुस्थल है और पूर्व में अगर हम देखें तो समतल मैदानी भाग है। इसी प्रकार से अगर हम भारत का उदाहरण लें तो भारत के जो उत्तर में है वो विश्व का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत है, जिसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो 8,848 मीटर ऊंची है, जिसको हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट। अगर हम हिमालय के दक्षिण में अगर हम देखें तो समतल मैदानी भाग स्थित है
जिनको हम गंगा ब्रह्मपुत्रा के मैदान के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत अधिक उर्वर भी हैं। इसी तरीके से अगर हम दक्षिण की तरफ जाएं तो दक्षिण में जो प्रायद्वीपीय भाग है वो पठारी है। पठारी भाग के अगर समीप देखें तो समीपवर्ती भागों में पहाड़ियाँ हैं, और पहाड़ियों के और समुद्र के बीच में निचले तटीय मैदान पाए जाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो भारत का भी उच्छावच है उसमें भी प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि धरातलीय बनावट एक जैसी नहीं है, इसमें विभिन्नताएं या विविधताएं पाई जाती हैं। इसी तरह अगर हम देखें जलवायु और उसके तत्वों के बारे में देखें, जैसे तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा, इनमें भी अनेक विविधताएं या भिन्नताएं पाई जाती हैं। अलग अलग स्थानों और प्रदेशों की जो जलवायु है वो किस किन किन बातों पर निर्भर करती है? वो निर्भर करती है कि उस क्षेत्र की अक्षांशीय स्थिति कौन क्या है, सागर से दूरी कितनी है, और सागर से दूरी के साथ साथ वो समुद्र तल से कितना ऊंचाई पर है, सूर्य तप का वितरण कैसा है, जल और थल का वितरण कैसा है। तो इन सभी बातों का प्रभाव वहाँ की जलवायु में पर पाया जाता है। इसलिए पूरे पृथ्वी पर एक तरफ भूमध्य क्षेत्रीय रेखीय क्षेत्रों में उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है, तो ध्रुवीय देशों जो ध्रुवीय प्रदेश हैं वहाँ पर बहुत ठंडी जलवायु पाई जाती है, अर्थात हिम आच्छादित होता है। कहीं कहीं पर अगर हम देखें तो जो मरुस्थलीय भाग हैं वो शुष्क हैं, वनस्पति विहीन हैं, तो दूसरी ओर जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं वो वनस्पति का भंडार हैं, अर्थात वहाँ सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। किसी भी प्रदेश की जो वनस्पति है उसका निर्धारण वहाँ की जलवायु और मिट्टी इनके द्वारा होता है। अब हमने देखा कि जलवायु में भिन्नता, मृदा में भिन्नता होने के कारण अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। मैंने जैसा पहले कहा, भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र हैं उनमें ऊंचे ऊंचे सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो सवाना जो क्षेत्र हैं वहाँ पर मोटी घासें, और जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं या शुष्क क्षेत्र हैं वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसी तरीके से अगर हम प्राकृतिक तत्वों में जीव जगत को देखें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में के जंगलों में हाथी, शेर, चीता, तेंदुआ, भालू, बंदर, हिरन आदि बड़े बड़े जानवर मिलते हैं। इन जंगलों में रेंग कर चलने वाले भी जानवर बहुत मिलते हैं। विषैले मच्छर, मक्खी भी बहुत मिलते हैं। इसके विपरीत अगर हम टुंड्रा या शीत जलवायु प्रदेश जो हैं हम देखें तो वहाँ पर समुद्री भागों में सील, वॉलरस, व्हेल जैसे विशालकाय जीव मिलते हैं, और धरातल पर रहने वाले ध्रुवीय भालू, रेंडियर, बारहसिंगे आदि मिलते हैं। और इसी प्रकार से जो घास स्थल हैं वहाँ पर घास खाने वाले गाय, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि जानवर पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मानवीय क्रियाएं हैं, मानव और भौतिक पर्यावरण के मध्य जो अंतर क्रिया है उसका परिणाम सांस्कृतिक तथ्य या मानवीय तथ्यों के रूप में देखा जा सकता है। तो भौतिक तथ्य और मानव दोनों की ही क्षेत्रीय विभिन्नता बहुत अधिक पाई जाती है। तो मानव और भौतिक तथ्यों में क्षेत्रीय विभिन्नता होने के कारण सांस्कृतिक तत्वों में भी क्षेत्रीय विभिन्नता होना स्वाभाविक है।
जैसे अगर हम मानवीय जनसंख्या का वितरण को देखें, तो मानवीय जनसंख्या का वितरण जो समतल उर्वर भाग हैं वहाँ अधिक पाया जाता है जनसंख्या का जमाव, जबकि जो मानवीय रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं या घने जंगल हैं, वो लगभग आप कह सकते हैं कि जनसंख्या विहीन है। इसी तरीके से जो मानव के क्रियाकलाप हैं, आर्थिक क्रियाकलाप, उन पर भी भौतिक तत्वों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और भौतिक तत्व, क्योंकि हमने देखा कि उनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इस कारण से मानव की जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं, जिनको हम कह सकते हैं सांस्कृतिक तथ्य हैं, उनमें भी पृथ्वी के तल पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे हम देखें कि मानव किस प्रकार का भोजन करता है, मानव की जो आवश्यकताएं भोजन, तो भोजन किस प्रकार का है वो इस पर निर्भर करता है कि वहाँ किस प्रकार की जलवायु है। मानव कौन से वस्त्र पहनेगा ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ उस क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु है और क्या चीज़ उपलब्ध है। इसी तरह से अगर हम देखें तो मकानों की बनावट, आकार और उसमें उपयुक्त होने वाली जो सामग्री है वो भी पर्यावरणीय दशाओं के अनुकूल ही होती है। अर्थात जो स्थानीय निर्माण सामग्री उपलब्ध है उस पर्यावरण दशाओं में वो ही मानव उपयोग लाता है। इसी तरीके से जहाँ कृषि की प्रधानता है वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकता मिलेगी आपको, और जहाँ उद्योग या व्यापार की प्रधानता है वहाँ बड़े बड़े शहर या नगर की प्रमुखता मिलेगी। तो इसी तरीके से जितने भी मानवीय क्रियाएं हैं वो सर्वत्र एक जैसी नहीं हैं, और इन मानवीय क्रियाओं का वितरण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अधिक विषम है। और ये विषमता किस कारण से है? ये कारण है कि वहाँ के जो भौतिक और मानवीय कारक हैं वो अलग अलग हैं, और इसी कारण से विश्व के जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ पर सांस्कृतिक दशाएं भी अलग अलग पाई जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मानव भूगोल में जिन सांस्कृतिक भूदृश्यों और तथ्यों का अध्ययन किया जाता है वे स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय भिन्नता के विश्लेषण से क्षेत्र की विविधताएं प्रकट होती हैं। अतः क्षेत्रीय विभेदीकरण या भिन्नता का वास्तविक अर्थ केवल क्षेत्रों में अंतर का होना नहीं है, बल्कि क्षेत्रों की विविधता भी है। थैंक यू।